हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और सीख भी रहे होंगे। तो गाइस, लास्ट हमारी जो पार्ट 2 वीडियो आई थी, इसके अंदर आपने ये तो सीख लिया कि हमें कैसे सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरीके से हम सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने 70 से 80% पैसे को, जिससे क्या लॉन्ग रन में पैसा गेन भी हो। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको समरी कर रखी है, सारी कुछ बता रखा है। आज हम इससे आगे की वीडियो बना रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप सीख गए हो। अगर नहीं सीखे हो तो वीडियो 2-3 बार देखना, आप सीख जाओगे कि आपका पैसा ग्रो भी हो, आपका पैसा लिक्विड भी होना चाहिए। जब मर्जी जितना मर्जी आप निवेश करें, जब मर्जी जितना मर्जी विड्रॉल करें, और आपका पैसा लॉन्ग रन में अच्छा कंपाउंडिंग करके आपको रिटर्न मिलना चाहिए और अपने फंड के आप खुद मैनेजर हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि गिरती हुई मार्केट के अंदर किस पर नजर रखें, कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया फंडामेंटल कंपनी सर्च करें, मार्केट में सबसे पहले कौन से स्टॉक गिरते हैं, कौन से सबसे पहले बढ़ते हैं वो हमें पता होना चाहिए, कौन सा स्टॉक सबसे पहले बढ़ेगा और कौन सा जो है क्या ना सबसे पहले भागते हैं स्टॉक, और लॉन्ग टर्म हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। देखिए, जो लोग इस मार्केट में काम करते हैं या थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, उनको तो ये जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उनको पता है, लेकिन बहुत से लोग इस मार्केट में नहीं है। तो मैं कुछ जो की होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होता है, कि बुल रन किसे कहते हैं, बेयर रन किसे कहते हैं। देखिए, बुल मार्केट क्या होती है, बुल मार्केट होती है जब मार्केट बढ़ रही होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, तेज जा रही होती है, उसको कहते हैं बुल मार्केट। और बेयर मार्केट वो होती है जब मार्केट गिर रही होती है, जब मार्केट नीचे रोज गिर रही होती है, उसको कहते हैं बेयर मार्केट। ठीक है, ये चीज समझ गए। बुल मार्केट चढ़ती हुई मार्केट को कहते हैं और बेयर मार्केट गिरती हुई मार्केट को कहते हैं। तो 90% ऑफ पीपल वेयर रेडी टू इन्वेस्ट इन बुल मार्केट, यानी जो मार्केट जब चल रही होती है, हरा हरा दिख रहा होता है, सब कुछ महंगा महंगा मिल रहा होता है, तो 90% लोग ये गलती करते हैं कि बुल मार्केट में बाय करते हैं। और 10% जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गिरती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हर चीज सस्ती मिले। आप सस्ती लोगे तभी तो महंगी बेचोगे। तो शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ी ओरिजिनल चीज है कि दिस इज वे ओनली 10% ऑफ पीपल सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट, यानी जो 10% ही लोग शेयर मार्केट में जो है जो सक्सेस लेते हैं, 90% लोग गलतियां करते हैं। ना वो सीखने की कोशिश करते हैं, ना उन समझने की कोशिश करते हैं, बस वो कहते हैं जी हमें सब कुछ आता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट रोज सीखने का टाइम है। एक तो ये होता है। दूसरा, मार्केट में 3 टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। ये आगे काम आएगी चीज, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 10 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना, और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, और मिड टर्म होता है 6 महीने से लेके साल, 2 साल, 3 साल तक के लिए। तो ऐसे ही मार्केट में भी ना बेयर फेस और बुल फेस ऐसे होते हैं कि लॉन्ग टर्म मार्केट अभी बेयर है या शॉर्ट टर्म बेयर है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे देखते हैं। और अगर बुल मार्केट है तो ये लॉन्ग टर्म बुल है या शॉर्ट टर्म में बुल है, तो ये भी देखना होता है। तो इस चीज का भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा सारी चीज। तो अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं कि हमें इसमें क्या की है कि गिरते हुए मार्केट में किस पे नजर रखें। पहली बात तो आप कहोगे सर आपने बताया कि इंडेक्स में लगाना है, कंपनी में पैसा नहीं लगाना। तो दोस्त, ये बात बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 70 से 80% पैसा इंडेक्स में और गोल्ड में लगाना है, धीरे धीरे करके, जितना गिरे उतना तब। लेकिन आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो देखो, इंडेक्स की एक लिमिट है, वो आपको एक एवरेज रिटर्न देगा, उसकी 12 से 15% की सीएजीआर आती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तब आपको 20 से 25% तक भी सीएजीआर मिल जाएगी नीचे। लेकिन अगर आपने सही स्टॉक चूज कर लिया, सही लेवल पे चूज कर लिया, तो आपको रिटर्न 50% भी मिल सकती है और 100% भी मिल सकती है, और मल्टीपल रिटर्न भी मिल सकते हैं। वो आज आप सीखिए कैसे हम चूज करते हैं। तो गाइस देखिए, इन्वेस्टमेंट करते वक्त ना एक तो ये खास ध्यान रखना है आपको
कि जो भी हम ले रहे हैं ना उसके फंडामेंटल बढ़िया होने चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना सिंपल और इजी सिखाऊंगा कि आपको ना बहुत कम खुद से रिसर्च करनी है, ठीक है, खुद से आपने रिसर्च करनी है और बहुत कम आपको दिमाग लगाना है। और अपनी थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अच्छी चीज आपको मिल जाएगी। तो अब जो अगर निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जो 50 कंपनियां इंडेक्स में क्यों है, क्योंकि उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, अच्छी कंपनियां हैं। अच्छा, इसमें भी ना क्या होता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप होता है। जो निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप है, और निफ्टी के अंदर जैसे ये 50 कंपनियां हैं ये लार्ज कैप है, ठीक है। अगर आप यहीं पर ही निफ्टी 100 डाल देते हो, अगर निफ्टी 100, तो ये मिड कैप हो गई। ये जो निफ्टी 100 के अंदर अब जो कंपनियां हैं ना, ये जितनी भी, ये मिड कैप के अंदर आ जाती है। इसमें मिड कैप और लार्ज कैप दोनों है निफ्टी 100 के अंदर। पहली 50, 60, 70 कंपनियां होगी आपकी लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप। कैप क्या होता है, जो कंपनी की टोटल मार्केट कैप होती है वो कैप होता है। जैसे रिलायंस है, ये लार्ज कैप कंपनी है। ये सिंगल एक अकेली कंपनी 16,57,988 करोड़ की है। सेम टीसीएस है, 14,13,436 करोड़ की कंपनी है। एचडीएफसी बैंक 13,13,690 करोड़ की कंपनी है आज की डेट में, जो इन कंपनियों की वैल्यू है। ये लार्ज कैप कंपनियां हो गई। अगर आप निफ्टी 500 जाते हो, इसमें आपको स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों मिलेंगी इसमें आपको। अब इसके अंदर आप देखोगे जब, तो ये फर्स्ट में जो ऊपर आ गई है इनकी कैप ज़्यादा है, तो ये आपकी लार्ज कैप हो गई। फिर नीचे जाओगे तो जो 1,00,000 करोड़ या 50,000 करोड़ से कम हो गई वो मिड कैप हो गई। जो उससे नीचे है वो आपकी हो गई स्मॉल कैप हो गई। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। वीडियो दोस्त लंबी होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि देखो सिखाने के लिए आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको टाइम भी अच्छा देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। 1 मिनट, ये अभी मैं आपको निकाल के देता हूँ। और दोस्त लाइक कम आ रहे हैं, लाइक कर दिया करो, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप लाइक करेंगे तो उससे हमारा हौसला बढ़ेगा, और आगे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो उससे हमें आपका फीडबैक भी पता लग जाएगा। अब जैसे ये देखो, ये अब आपको मार्केट कैप ये आ गई, ठीक है। अब ये नेटवर्क 18 कंपनी है, मात्र जो है 7,159 करोड़ की कंपनी है, तो ये स्मॉल कैप में आ जाती है, ठीक है। और ये जितनी JKN कंस्ट्रक्शन है 10,000 करोड़ से नीचे की कंपनी है ये, ठीक है, तो ये स्मॉल कैप में आ जाती है 10,000। अच्छा, एक भंगार कैप भी होता है, कचरा कंपनियां, जो 1,000 करोड़ से भी, यानी 100 करोड़ से भी नीचे होती है, छोटी छोटी कंपनियां, वो उन्हें पैनी स्टॉक भी बोलते हैं। उनमें गलती से भी हाथ मत लगाना, उनके फंडामेंटल कुछ नहीं है। वो रुपए 2 रुपए 5 रुपए में वो यूट्यूब वगैरह पे बहुत लोग डालते हैं, लेकिन वो आपका पैसा खाने वाली होते हैं। देखो, इस मार्केट के अंदर आपने अपना पैसा आप तभी कमा पाओगे जब आप अपना पैसा बचा पाओगे। तो पैसा बचाना भी बहुत जरूरी है, कमाना सेकेंडरी है, पहले बचाना है। आपने बचाना सीख लिया, कमाना अपने आप सीख जाओगे। तो पैसे को बचाना जरूरी है। तो गाइस, अब हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको कंपनियां फाइंड आउट करनी है और कैसे कंपनियां, अच्छी कंपनियों में आपने इन्वेस्ट करना है। अब ये निफ्टी 50 की 50 कंपनियां ले ली, तो इनके अंदर पहला पैरामीटर क्या है कि सबसे पहले तो कंपनी, ये इसमें सारी लार्ज कैप है, ये ध्यान रखना। आपने कोई कंपनी खरीदी तो कंपनी अपने हाई से कितनी गिरी हुई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पैरामीटर कंपनी का चेक करना होता है सबसे पहले, ये पी, जिसका पी रेशियो कम होता है तो काफ़ी हद तक वो कंपनी सस्ती होती है। अब जैसे ये ONGC कंपनी है, इसका पी रेशियो 7.43 है, यानी सबसे कम इसका पी मुझे अभी यहाँ टाटा मोटर्स का दिख रहा है, ONGC का दिख रहा है। अब इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो गाइस, इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 280 रुपए की है, और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 234 रुपए। अब बुक वैल्यू क्या होती है, यानी पूरी कंपनी की जो वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से पर शेयर की एक फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसको बुक वैल्यू कहते हैं। तो 280 रुपए अगर इसकी बुक वैल्यू है तो 234 रुपए का ये शेयर अभी करंट प्राइस में मिल रहा है, तो ये अंडर वैल्यू है।
तो आप सिंपल सी चीज है, कोई चीज सस्ती खरीदोगे तभी वो महंगी होगी, तभी महंगी बेचोगे ना। 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और मार्केट की गिरावट के अंदर आपको वो 7 रुपए का मिल रहा है और आपको पता है वो 10 का तो है ही, लेकिन जब मार्केट तेज होगी तो वो 15 का भी बिक जाएगा, 20 का भी बिक जाएगा। पहला तो ये देखना कि आपने वैल्यू ढूंढनी है, वैल्यू मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, आपने शेयर खरीद लिया, उसकी डिविडेंड यील्ड कितनी है। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी ना अपना जब उनका बोनस या क्वार्टरली जब उनके रिजल्ट आते हैं ना, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिवार्ड करती है, तो डिविडेंड देती है। आप बैंक में एफडी कराते हो ना, 5% का एफडी मिलता है। आपने शेयर खरीद लिया, जो शेयर बढ़ेगा वो तो अलग है, लेकिन ये जो डिविडेंड आपको 5.24 है, ये आपके बैंक अकाउंट में सीधा आएगा डिविडेंड, ये आपकी होगी डिविडेंड इनकम। स्टॉक का पी सस्ता है। अच्छा, आरओई और आरओसी क्या होता है। आरओई होता है रिटर्न ऑफ इक्विटी और आरओसी होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी, यानी कंपनी कैपिटल के ऊपर, अपनी इक्विटी के ऊपर कितनी कैपिटल जनरेट कर रही है और उस कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, ये देखा जाता है। तो 18%, 16% ठीक ठाक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखी जाती है कि कंपनी की अपने हाई से इस समय लो कितना है। तो कंपनी का जो 52 वीक का हाई था 345 का था और 52 वीक का लो 223 रुपए का, तो ऑलमोस्ट 52 वीक के लो के पास है, आपको कंपनी अपने लो के पास मिल रही है। तो हम जब भी कोई लार्ज कैप कंपनी को खरीदना स्टार्ट करते हैं, एक बार में पैसा नहीं लगाना होता, कभी भी हम कंपनी को गिरते हुए बाजार में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते हैं। तो जैसे 345 रुपए का इसका भाव था, अगर हम 20% का डिस्काउंट ले लेते हैं तो 276 रुपए होता है, और अगर हम 25% का डिस्काउंट ले लेते हैं तो 258 रुपए होता है, और अगर हम 30% का डिस्काउंट ले लेते हैं तो 241 रुपए होता है, और अभी ये 234, यानी ऑलमोस्ट ये 35% के डिस्काउंट पे मिल रही है कंपनी आपको, यानी 36% डिस्काउंट पे मिल रही है, बड़े अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। अगर कंपनी लार्ज कैप कंपनी कितनी है, बड़ी है, 2,94,000 करोड़ की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, कॉरपोरेशन। कंपनी का क्या क्या धंधा है, किस किस लेवल पे धंधा है कंपनी का, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो ये स्किनर है, मैं आपको यहाँ पे जो भी चीज सिखा रहा हूँ ना, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। यानी आप जब अपनी रिसर्च करोगे ना, तो ये गूगल पे आप टाइप करना skinner.in, यहाँ से आप खुद अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए स्टॉक दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, अपनी खुद रिसर्च करके खुद आपको अपनी सोच समझ से अपना पैसा लगाना है, कोई स्टॉक खरीदना है। मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं आपको कोई स्टॉक बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ये सेबी की गाइडलाइंस है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ओएनजीसी कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट की कंपनी है ये, ठीक है। कंपनी के क्या क्या जॉइंट वेंचर है, कंपनी की क्या क्या सब्सिडरी है, कंपनी क्या क्या धंधा करती है, किस किस से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, आप यहाँ पे जाके सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे ये वाली बताने लग गया तो ये लगा लीजिए कि वीडियो ये 5 घंटे की हो जाएगी, लेकिन मुझे मैक्सिमम आधे घंटे से ऊपर की वीडियो नहीं बनानी है, बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है दोस्त। तो अब हमने एक चीज और देखनी है कि कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट यानी कर्जा तो नहीं है कंपनी के ऊपर, कोई कंपनी के ऊपर क्या उसका पीजी रेशियो है, आरओसी मैंने आपको बता दिया। इंडस्ट्री का पी, जो इस पूरी इंडस्ट्री का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी का मतलब क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि कितने रुपए पे कंपनी 1 रुपया कमा के दे रही है। तो पूरी इंडस्ट्री 19 रुपए पे 1 रुपया कमा के दे रही है, पी इंडस्ट्री का पी 19 है और ये उसके पी से 7.43 यानी सस्ती है। अच्छी कंपनी अच्छे भाव पे बहुत कम टाइम होता है जब मिलती है, मैं आपको बता दूं, ये बढ़िया टाइम है और इसमें मैं कल इन्वेस्ट करूंगा अपना, ठीक है, अच्छा टाइम है ये। तो मैं आपको नहीं कह रहा इन्वेस्ट करने के लिए, आप रिसर्च करो, आपका दिल करे करो, नहीं करे मत करो। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, मैं आपको एजुकेशन दूंगा, ना मैं आपसे कोई चार्ज कर रहा, ना मैं आपसे कभी कोई चार्ज करूंगा। प्लेज परसेंटेज यानी कंपनी के शेयर प्रमोटर के, प्लेज तो नहीं है, प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना, कोई एक शेयर गिरवी नहीं है, ये गुड साइन है। कंपनी अंडर वैल्यू है, गुड साइन है। डिविडेंड यील्ड 5% प्लस की है, गुड साइन है। ये तो हो गए इसके मोटा मोटा की, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि कंपनी का एवरेज पी कितना चलता है।
तो कंपनी का ये पी 16 तक गया है, इसका एवरेज पी जो है इसी रेट के आसपास चलता है, यानी कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। देखो जो मैंने अभी ऊपर दिखाया है, यहां पे प्रोज में क्या लिखा है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.83 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी अंडर वैल्यू है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड 5.24%, ये भी अच्छा है, ये प्रोज में आ रहा है। कॉन्स तो इसके है ही नहीं। कंपनी हैज बिन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 33.4%। ठीक है, अब ये इसकी पूरी इंडस्ट्रीज है, इसकी पेयर कंपनियां हैं, ओएनजीसी की ऑयल इंडिया हो गई, ठीक है ना, दीप इंडस्ट्रीज हो गई, हिंद ऑयल एक्सप्लोर हो गया, एशियन एनर्जी हो गई, ठीक है, गुजरात नेचुरल रिसर्च हो गई, ये सारी इस पेयर कंपनियां। तो इसके पेयर का जो पी चल रहा है, सबसे कम पी इसका है और सबसे बड़ी कंपनी है। देखो सबसे बड़ी कंपनी यानी नंबर 1 कंपनी ये है। ठीक है, 2,94,000 करोड़ की कंपनी है, इसके आसपास भी कोई कंपनी नहीं आ रही। ये देखो 245 करोड़ की कंपनी है, 849 करोड़ की कंपनी है, 1061 करोड़ की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है जी, पी सबसे कम है, यानी आपको कम पैसे पे ज्यादा रिटर्न दे रही है, प्लस डिविडेंड भी दे रही है। अच्छा, कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अगर यहाँ पे 0.54 है, ठीक है, रिजनेबल है। अगर यहाँ पे 1+ होता है किसी कंपनी का, तो कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा है, तो उसका ज्यादा कमाई का पार्ट, उसका प्रॉफिट ब्याज में, इंटरेस्ट में जाता होगा, तो वो कंपनी शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कम कर पाएगी। जिस कंपनी के ऊपर डेब्ट कर्जा ज्यादा होगा, आप भी समझदार हो, आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपके ऊपर लोन है, कर्जा है, तो आप लोन की किस्त भरोगे, अपना घर चलाओगे, उसके बाद बचेगा तो आप कुछ एंजॉय करोगे, कहीं बाहर होटल में खाना खाने जाओगे, गाड़ी लोगे। और आप कर्जा मुक्त हो, आपकी कितनी इनकम आ रही है उसमें से बच रहा है, तो सेविंग भी करोगे, एंजॉय भी करोगे और अच्छे से अपना घर चला पाओगे। तो कर्जा तो है ही बुरी चीज, और आप भी मत लेना, कर्जे से दूर ही रहना। ठीक है ना, लोन बहुत गंदी चीज होती है, मैं आपको बता दूं। अब इसकी सेल्स देख लेते हैं, कंपनी की सेल्स कैसी चल रही है। बढ़िया सेल चल रही है कंपनी की, 1,66,097 करोड़ की दिसंबर क्वार्टर में सेल थी। तो सेल्स इसकी ऑलमोस्ट बढ़ी रही है, कहीं पे यहाँ थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है जो कंपनी कोई भी काम करते है उसमें मार्जिन कितना ले रही है। तो कंपनी का 15% था, बीच में 8%, 13% रह गया, 19% हुआ, 12% करंट अभी दिसंबर में फिर 15% आ गया, यानी एवरेज 15% के अंदर चलता है, 15% में एवरेज आ गया। ठीक है, अब कंपनी का हम देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो इस क्वार्टर में था 9,784 करोड़। देखो हमें बायस होके नहीं देखना, जो पॉइंट नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। अब कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो था ना, ये मार्च 2024 के अंदर 11,527 करोड़ था। उसके बाद ये जनवरी और सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में इसका प्रॉफिट कम हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट कम हुआ है, इसकी वजह देख लेते हैं कि कंपनी का क्या ऑपरेशन खराब हुआ है या कोई और वजह है, ये चेक कर लेते हैं। तो या देखो दिख गया, ये कंपनी जो काम करती है उसमें दिक्कत नहीं है। जो इसकी अदर इनकम थी, ये सितंबर 2024 के अंदर इसकी अदर इनकम थी 4,163 करोड़। जो इसकी अदर इनकम यानी मेन इनकम नहीं, अदर इनकम 2,411 करोड़ की है। और इस क्वार्टर में भी देखो 3,615 करोड़ की थी, ये अदर इनकम है। तो ये अदर इनकम कम हुई है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं हुआ है, कंपनी की सेल्स भी कम नहीं हुई है, कंपनी की ऑलमोस्ट सेल भी सही है। तो अच्छा, दूसरी चीज यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा देखो, इस हिसाब से तो रिजल्ट ठीक है। कंपनी का देखो, टैक्स में तो कुछ नहीं कर सकता कोई, कंपनी का इनका टैक्स इस क्वार्टर में 28% टैक्स लगा है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर में 22, 26, 24, 25 चल के आ रहा था। तो टैक्स भी ज्यादा दिया है कंपनी ने। तो इन्होंने धंधा ठीक किया, अपना धंधे में कमी नहीं छोड़ी है, जो इनका मेन काम है। यार आप कोई बिजनेस करते हो, आप सेल्स बढ़ा सकते हो अपनी, आप मार्जिन बढ़ा सकते हो, आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, लेकिन टैक्स तो गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट करेगी, टैक्स गवर्नमेंट ने लेना है आपसे। ठीक है, अदर इनकम ऑफ सोर्स होते हैं, कई तरह के होते हैं, कई डिविडेंड इनकम होती है, कई लैंड बेच रहे हैं, बहुत अदर इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो अदर इनकम ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मेन इनकम में इनके कोई दिक्कत नहीं आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनका देखो, ऑपरेटिंग जो इनका मेन इनकम है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21,367 से इनका
बढ़ बढ़ के 24,000 पे पहुंच गया। बीच बीच में देखो कई जगह 30,000 भी हुआ है, लेकिन अभी भी पीछे 2021 से अगर हम कंपेयर करते हैं 2024 का लास्ट दिसंबर का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ ही रहा है। 18,000 भी हुआ है, 24,000 भी हुआ है, तो यानी नॉट बैड। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी की जो कंपाउंडिंग इस समय प्रॉफिट ग्रोथ है -17% है, और स्टॉक का प्राइस CAGR है वो भी -15% है, यानी फेयर वैल्यू हो गई। जितनी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कम हुई है TTM में, उतनी 15% ये हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर ओवर वैल्यूड है, महंगा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर जो बोरोविंग है टोटल वो कितनी है, और कंपनी के पास रिजर्व कितना है। रिजर्व यानी मेरी पॉकेट के में कैश कितना है, कितना मेरे पास रिजर्व है, कितना मेरे पास एसेट्स है। तो कंपनी के पास जो कैश है, एसेट्स है, सब कुछ मिला के 3,45,986 करोड़। देखो ये सारे फिगर ना करोड़ में होते हैं, यहाँ पे देखो कंसोलिडेटेड फिगर्स होते हैं, करोड़ में होते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी फिगर आपको दिख रहे हैं करोड़ के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसे कंसीडर भी आपने करोड़ में ही करना है। तो कंपनी का जो रिजर्व है कंपनी के पास 3,45,986 करोड़ है, और कंपनी के ऊपर बोरोविंग यानी कर्जा कितना है, तो जो डेब्ट टू इक्विटी मैंने वहां बताई थी आपको 1 पॉइंट यानी 1,91,489 करोड़, यानी जीरो वही हो गया ना जो मैंने अभी उस समय आपको बताया 0.54 ऊपर जो दिखा रहे थे, उतना कर्जा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कंपनी है, लोन वगैरह होता है, लेकिन ओवर लोन नहीं है। जितना ये इसके पास अभी रिजर्व पड़ा हुआ है उससे तो कम ही है ना, कंपनी चाहे तो चुका सकती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, ROC वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग 58% है, 58-59% है, ठीक है। FIs फिलहाल माल बेच रहे हैं तो उनकी अब 7.5% है, और DIs की होल्डिंग 9.40% है, और गवर्नमेंट की इसके अंदर 10% है। अब पब्लिक की होल्डिंग देखो, इसके अंदर मात्र 3.88% है, यानी जो 100% होल्डिंग के अंदर मात्र 0.4%, 4 लगा लीजिए, 4% होल्डिंग सिर्फ पब्लिक के पास है। बाकी 96% होल्डिंग बड़े इंस्टीट्यूशनल के पास, प्रमोटर के पास, गवर्नमेंट के पास, DIs के पास, FIs के पास, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर 96% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर है। पब्लिक के पास तो है ही कुछ नहीं है। जो बढ़िया चीज है पब्लिक से हमेशा दूर रहती है। मैंने बताया आपको कि पब्लिक है वो भागती हुई गाड़ी में, चढ़ती हुई गाड़ी में बैठती है, और फिर वो अपने हाथ पैर तुड़वा लेती है, और फिर कहती है यार ये चीज खराब है, सीखना कुछ है नहीं। अब ये देखो ना, ओवरऑल टोटल इसके अंदर जो पब्लिक की होल्डिंग है मात्र 3.88% है। भाई साहब क्या ही करेगी पब्लिक इसके अंदर। और कंपनी अभी 35% ऊपर डिस्काउंट से मिल रही है, 5.5% की डिविडेंड यील्ड है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। उल्टी सीधी कंपनियों में फंस जाएंगी, फिर कहेंगी मेरा आधा रुक गया। अभी क्या हो रहा है कि स्टॉक का प्राइस देखो आप, स्टॉक का प्राइस अपने ऊपर से नीचे है, ठीक है। तो अगर ये 35% गिरा हुआ है, तो मैंने सपोज करो इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए लगाना है, तो मैं 50,000 रुपए लगा दूंगा। 35% गिरा है, खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। 10-15% और गिरेगा तब 50,000 लगा दूंगा। या मैं 4 पार्ट कर लूंगा कि भाई 35% गिरा हुआ मुझे मिल रहा है, ये किस्मत है मिल रहा है यार, मिलता नहीं है इतनी जल्दी। क्योंकि मार्केट क्या है कि मार्केट का बॉटम बाद में बनता है, स्टॉक का बॉटम पहले बन जाता है। सबसे पहले स्मॉल कैप मिड कैप गिरना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद लार्ज कैप गिरते हैं, और लार्ज कैप जब गिर चुके होते हैं तो फिर अपना इंडेक्स का बॉटम लगता है। आदमी देखता है कि मार्केट गिर रही है, लेकिन शेयर पहले गिर चुके होते हैं, फिर शेयर बढ़ना पहले स्टार्ट होते हैं और मार्केट बढ़ना बाद में स्टार्ट होती है। और जब मार्केट बढ़ती है लोग फिर शेयरों पे नजर मारते हैं, तब तो बिक चुका होता है, लोटपोट होके सब लुटपुट चुका होता है। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग हैं ना, वो उसको बाय कर लेते हैं पहले से ही, वो पहले ऐसे मौके को तलाशते हैं और बाय कर लेते हैं वो, ठीक है। जब मार्केट जब 26,000 होती है ना, तब यानी अपने हाई पे होती है, तब वो बेच रहे होते हैं और आप लोग खरीद रहे होते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी एक एग्जांपल दिया था कि बुल मार्केट के अंदर 90% जो लोग हैं वो खरीद रहे होते हैं, और जो ये जिन्होंने ये 10% लोगों ने नीचे बेयर मार्केट में खरीदा होता है ना, ये उस समय यहाँ पे बेच रहे होते हैं, और आप लोग वहां पे फंस रहे होते हो। और अभी क्या है कि अभी आपने महंगा खरीद रखा है, नीचे सस्ता मिल रहा है, तो आप खरीदोगे थोड़ी ना, आप बेचोगे, और वो लोग खरीद रहे होंगे, स्मार्ट मनी।
हम लोग मान लो जो हम थोड़े बहुत सीखे हुए 1-2%, 2-4 लोग और 2-4%, और उसके बाद ये स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल है ये खरीद रहे होते हैं, और आप लोग क्या कर रहे होते हो, पैनिक में बेच रहे होते हो। तो भैया आपको पैसा बनाना है, उनको पैसा देना नहीं है अपने घर से। तो पहले पैसा बचाना, सेविंग करना सीखिए, उसके बाद बचाना सीखिए, उसके बाद कमाना सीखिए, क्योंकि अदर इनकम आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये एक कंपनी का एग्जाम्पल हो गया। हमें ये देखना है कि कंपनी का ऑपरेशनल कैसा है, कंपनी क्या क्या धंधा करती है। अब हम ये दोबारा निफ्टी 50 का पार्ट ले लेते हैं। हमने जरूरी नहीं है 50 की 50 कंपनी खरीदनी है, जो कंपनी अच्छी लगे यहाँ सर्च करो, रिसर्च करो। भारतीय एयरटेल है, कोई रिचार्ज कराएगा उसका आपको मिलना चाहिए, लेकिन क्या है 50 का पी है, ठीक है। अब इसको कंपेयर कैसे करें, ये 50 का भी जस्टिफाइड है या नहीं है। देखो इसको कंपेयर करने के लिए बता देता हूँ। इसको कंपेयर करने के लिए 50 का पी है, इसको जस्टिफाइड करने के लिए हम जाएंगे इसकी इंडस्ट्री पे, ठीक है। तो इसकी इंडस्ट्री का पी है 36.8 और इसका है 50 का पी। इसकी बुक वैल्यू है 153 रुपए, और ये अपनी बुक वैल्यू से कितने मल्टीपल चल रहा है, 1676 रुपए का चल रहा है। आप ये देखो इसको कितना मल्टीपल दे रखा है। डेब्ट टू इक्विटी, कर्जा देखो 2.59 है। देखो अभी आपने एक अच्छे फंडामेंटल देख लिए, अभी ये ओवर वैल्यूड के फंडामेंटल देखिए, कंपेयर करिए थोड़ा सा। मैं देखो अगेन कह रहा हूं, किसी को बाय सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। प्रोस देखिए, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, ठीक है, 42.08। ये 42.08 को ये मत समझना 42% का डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड आधा % की है, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। ये डिविडेंड यील्ड आधा % की है, कोई ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं है। यानी आपने 100 रुपए का माल खरीद रखा है तो साल में 50 पैसे का डिविडेंड, 48 पैसे का डिविडेंड यील्ड मिलेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। कंपनी के कौन देख ली, स्टॉक इज ट्रेडिंग 11 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी जो उसकी बुक वैल्यू उसके 11 टाइम मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है। आपको क्या कमा के देगा ये, चढ़ती का नाम गाड़ी है, चलती की गाड़ी में कुछ कमा के दे दे तो दे दे, नहीं तो भाई साहब यहाँ पे बेवकूफी वाला काम हो जाएगा ना। यहाँ पे पैसा लगाने के बाद आप भोले भाले निवेशक को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फंस जाओगे, डिविडेंड मिलेगा नहीं। 1600 अभी मार्केट गिर रही है लेकिन ये महंगा है, फिर भी 1600 रुपए का आप गत्रा खरीदोगे और इसको बेच के आप 1400-1200 में निकल जाओगे कि यार ये तो, फिर कहोगे कि स्टॉक मार्केट खराब है। खराब कुछ नहीं है, आपकी रिसर्च खराब है, आपकी नॉलेज खराब है, खराब कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप ये देखो भारतीय एयरटेल का चल रहा है 50 का पी, भारतीय हेक्साकॉम का चल रहा है 62 का पी, वोडाफोन तो खत्म ही है, उसका तो 0 है, तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये कंपनी तो रोज अपना नुकसान ही कर रही है, इसके फंडामेंटल भी दिखा देंगे। ये जितनी भी कंपनियां है ना, सारी नजारा टेक्नोलॉजी वगैरह सारा। अच्छा, कंपनी के ऊपर कर्जा है 2.59, यानी जितनी कंपनी है जितने की उससे 2.5 गुना उसके ऊपर कर्जा। अभी नीचे मैं आपको दिखाता हूं ये भी आपको, ठीक है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, जो आप रिचार्ज करा रहे हो ना उसमें 54% का मार्जिन है इनका, देख लो आप, कंपनी का मार्जिन अच्छा है, ठीक है। सेल्स कंपनी की देखो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। भैया न्यू डेटा खर्च कर रहे हैं दबा के, आदत जियो ने डाल दी थी फ्री की, अब डेटा खर्च कर रहे हैं दबा के, रिचार्ज कर रहे हैं, रिचार्ज महंगे भी करा दिए हैं। यानी कंपनी अपने लिए तो ठीक है लेकिन आपके लिए ठीक है नहीं है, ये आप देखो, ठीक है। देखो गवर्नमेंट कितनी इन पे फिदा है, जहां 38% का टैक्स लगता था वहां अब 4% का टैक्स लग रहा है इनके ऊपर। प्रॉफिट जहां 1651 करोड़ का था भाई साहब, वहां प्रॉफिट भी तो बड़ा है इनका, 16,135 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। देखो आप पिछले में ये देखो, पिछले क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में 30% का टैक्स लगा दो तो कंपनी का प्रॉफिट 4,153 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, ठीक है। पिछले क्वार्टर में, सिर्फ 3 महीने का क्वार्टर होता है, और सितंबर से दिसंबर आती कंपनी इतनी मेहरबान हो गई, इनके ऊपर 4% का टैक्स लगा सिर्फ, और जहां 4,000 करोड़ की इनकम थी वहां 16,000 करोड़ की इनकम हो गई। अब क्या ही बोले, जो कंपनी अभी 1500, 2000, 2,500 करोड़ का, 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी वो 16,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो भैया ऐसे डर लगता है। अभी इस क्वार्टर में 4% हुआ, कल को अगर कंपनी की आंख टेढ़ी मेढ़ी हुई तो यहाँ 47% का भी लगा रखा है इन्होंने एक बार में। जहाँ इनकी 60 गार्ड खत्म हुई वहां पे टैक्स इनका बढ़ गया, ओवर वैल्यूड पहले चल रहा है, मारेंगे इसको बुरी तरह धोके। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखो कंपनी की 75% बढ़ी है, स्टॉक प्राइस 50% बढ़ा है, तो फिर क्या दिक्कत है।
प्रॉफिट ग्रोथ भी तो कंपनी की बढ़ी है मेरे भाई, प्रॉफिट 75% बढ़ी है। अब ये देखो कंपनी का आ जाओ, कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 84,000 करोड़ के, और जो कंपनी पे कर्जा है, भर भर के कर्जा मिल रहा है इनको। अभी आम जो आप लोग हो ना, आप चले जाओ बैंक, आपको बैंक वाले जल्दी से देंगे नहीं, इतने चक्कर कटा देंगे, और इन लोगों को फिर बात भागते रहो, नीरव मोदी, फिर विजय माल्या, पता नहीं कौन कौन। अब खैर ये तो बढ़िया लोग हैं, मित्तल साहब ऐसे नहीं है, लेकिन भैया वक्त बदलते देर नहीं लगती किसी को। आपके पास तो लिमिटेड पैसा है ना, अपना पैसा भैया फूक फूक के लगाना, क्योंकि भैया मैं भी कभी दूध का जला हुआ था, मैं भी छाछ को फूक फूक के पीता हूँ। तो भाई बिना जले बिना कुछ करे अपने हाथ जलाए एक्सपीरियंस नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस मिले, तो कम से कम आप लोग अपने हाथ ना जलाओ। अब ये बोरोविंग इनकी देखो, आप खुद देख लो, ये मैंने नहीं बना रखे, ये ओपन डोमेन में आपका ये सारा कुछ पड़ा हुआ है डेटा, आप खुद सर्च कर सकते हो। कंपनी के पास जो रिजर्व है, जब ये ओएनजीसी हमने देखा था तो उसके कितने रिजर्व थे ओएनजीसी के, एक मिनट मैं दूसरे सिस्टम पे खोल के बता देता हूँ। ओएनजीसी के पास, हाँ, ओएनजीसी का रिजर्व था 3,45,986 करोड़ और कर्जा था 1,91,489 करोड़। इसके ऊपर रिजर्व कितना है, सिर्फ मात्र 84,000 करोड़, और बोरोविंग है 2,25,000 करोड़ की। यानी इसके ऊपर वही जो इक्विटी 2.54 यानी ढाई गुना इनके ऊपर है। ठीक है, कंपनी के हाथ में नेट कैश फ्लो खत्म है, नील 31 करोड़ रुपए है मात्र सिर्फ कंपनी के पास। ठीक है, 31 करोड़ रुपए है। ठीक है, जो कंपनी के पास पिछले मार्च के साल एंड में 1623 करोड़ रुपए हाथ में थे। अब यहां एक चीज देखो, देखने वाली बात है, यहां प्रमोटर ने अपना माल बेचा है। प्रमोटर अपना माल कब बेचता है, जब उसको पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, या उसको लगता है कि मेरा शेयर अब ठीक ठाक वैल्यू है, थोड़ा सा माल बेच लो, ठीक है, अच्छा पैसा मिल रहा है, पब्लिक को चेप दो। प्रमोटर ने अपना माल बेचा है, एफआईज ने इनका माल खरीदा है, एफआईज माल खरीद रहे हैं अभी, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो गिरेगा। एफआईज दूसरी जगह बेच रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं, तो ये इसमें से प्रॉफिट जब बुक करना स्टार्ट करेंगे तो ये गिरेगा। ठीक है, डीआईज भी खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं इसका माल, पब्लिक के पास भी वही 2.5-3% 3% माल है पब्लिक के, अदर के पास भी। तो देखो, अगर ट्रेडिंग बैट पे मैं इसको देखूं, अगर मैं ट्रेडिंग पैरामीटर पे देखूं, तो मेरे लिए ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बढ़िया है, मैं इसमें ट्रेडिंग कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट के बेस पे देखूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे लिए ये वैल्यू नहीं है, ये ओवर वैल्यूड है। ट्रेडिंग में कर सकता हूँ ओवर वैल्यूड स्टॉक में भी, क्योंकि मुझे वो टेक्निकल भी आता है, वो आगे अगली सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है, सुबेरे लिया शाम को बेचा, सुबेरे लिया हफ्ते बाद बेचा, महीने 2 महीने के लिए लिया, स्विंग ट्रेड कर लिया, फ्यूचर ऑप्शन ले लिया, कॉल पुट बेच दी, कॉल पुट खरीद ली, वो एक अलग मैटर है, वो सारी चीजें अलग है, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको अगली सीरीज के अंदर। अच्छा, अब हम एक बार और चेक कर लेते हैं इसमें कि कोई अच्छी कंपनी और अपने ऊपर से बढ़िया गिरी हुई है कि नहीं गिरी हुई है, बाकी आप ही रिसर्च करना सारा कुछ। अब देखो, आईटीसी कंपनी है, सब जानते होंगे, आईटीसी कंपनी, इंडियन तंबाकू कंपनी। ठीक है, इसकी भी डिविडेंड यील्ड कितनी है आईटीसी की, 3.5% है। ठीक है, और कंपनी 25 के पी पे चल रही है। ये कंपनी हमने 200 रुपये के टाइम पे रिकमेंड करी हुई है और हमने खरीदी भी थी, अभी भी ये 408 रुपये पे है। मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत महंगी है या बहुत सस्ती है, रीजनेबल वैल्यूज़ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक बार, आईटीसी को 495 का इसका हाई था और 374 का लो था, लो के पास खड़ी है, बुक वैल्यू 60 की है, स्टॉक का भी 25 का है, आरओसी अच्छी है, आरओई अच्छी है, डेप्ट टू इक्विटी 0 है, ये भी अच्छा है, प्लस 0 है, यानी कंपनी के फंडामेंटल ओके नजर आ रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री का पी 30 है, ये अपने इंडस्ट्री के पी से कम काम कर रही है। एफएमसीजी कंपनी है, अभी इन्होंने अपना होटल अपने में से निकाल दिया, जो इस होटल का अलग शेयर हो गया, नहीं तो होटल इसी के अंदर होता था, अभी रिसेंटली इन्होंने अपना उसको डीमर्ज करके उसको अलग लिस्ट कराए। तो इंडस्ट्री के पी से तो सस्ती है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आरओसी अच्छा है, 37.5% कम नहीं है, आरओई अच्छा है, कम नहीं है, डिविडेंड यील्ड भी 3.5% है, कम नहीं है। ठीक है, कंपनी कर्जा फ्री है, यानी ना ही तो इनकी इक्विटी प्लेज है, ठीक है ना, प्रमोटर की ना ही कोई प्लेज, कोई इक्विटी है, ना डेप्ट टू इक्विटी है, कर्जा है ही नहीं, कर्जा मुक्त कंपनी है।
कंपनी ऑपरेशनल अच्छा करती है, धंधा बढ़िया, जो आशीर्वाद ब्रांड है इनका, एफएमसीजी का सब कुछ 42% वहाँ से आता है। तंबाकू कंपनियां जो मोस्टली सिगरेट की कंपनियां हैं वो आपको पता है वो इन्हीं की है, ज़्यादातर 80% इन्हीं की है, इनकी होल्डिंग अच्छी है उसमें, ठीक है। अपने हाई से गिरा हुआ भी है। एवरेज पी देख लेते हैं इसका, तो पी अपने हाई से भी थोड़ा सा कम है, 30 तक का पी जाता है इसका, 30 के आसपास का अपने एवरेज है। बाकी इसका रीजनेबल पी है 22 का, देखो 22 का 23 का उसी पी के आसपास है। तो हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं ना, एक बार में सारा पैसा नहीं लगा सकते। देखो यहाँ पे प्रोज और कौन सा है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, 3.5% बिल्कुल गुड होती है जी। 3.5% की इक्विटी बाजार में सेविंग अकाउंट में इतना ब्याज मिलता है, और डिविडेंड के साथ हमारा शेयर जो अप्रिशिएट करेगा वो अलग है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, ट्रैक रिकॉर्ड 3 years, ROE 27.5%. Company has been maintaining the healthy dividend payout of 92.4%. ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी लीडर है, देखो मार्केट कैप इसकी 5,10,000 करोड़ की, यानी अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर मार्केट लीडर है। तो लीडर के साथ रहोगे ना तो थोड़ा धोखा कम मिलेगा। कोई औनी पोनी टुच्ची कंपनी 10-20 हजार करोड़ 5,000 करोड़ की खरीद लोगे तो वहाँ पे डरने के घबराने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंपनी अच्छी है, रेपुटेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जल्दी से कोई स्पेकुलेशन वगैरह नहीं होगी, कभी आप फ्रॉड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 34% का है, अच्छा मार्जिन है। अभी जो एयरटेल का देख रहे थे ना उससे अच्छे इसके फंडामेंटल है। नॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओएनजीसी से अच्छे हैं, ओएनजीसी से अच्छे हैं, लेकिन इसके फंडामेंटल उससे भी अच्छे हैं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि बाय सेलिंग की कोई मेरी किसी को रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च खुद करना और सीखना, मेरा काम है सिर्फ आपको सिखाना। नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ ही रहा है, बढ़िया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ का है, कंपनी का बढ़ ही रहा है, ठीक है। सेल्स कंपनी की साल दर साल 31,000 करोड़ से अब 75,000 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,000 करोड़ से 26,000 करोड़ हो गया है, 2013 से डेटा है ये वाला, ठीक है। और ये अभी टीटीएम का है, अभी साल क्लोज नहीं हुआ, ये और बढ़ेगा। पिछले साल का तो बीट कर दिया, पिछले साल इसका 26,233 करोड़ था इसका पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अभी ये साल चालू है, इस साल चालू साल के अंदर अभी 26,000 करोड़ का हो गया, अभी पूरा साल बाकी भी है। नेट प्रॉफिट देख लो, पिछले साल को ऑलमोस्ट बीट कर दिया पिछले साल का, और अभी टीटीएम इस साल का बाकी है, अभी इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स और आना बाकी है। अच्छा, कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ अभी -2% है टीटीएम में, और स्टॉक प्राइस CAGR 8% प्लस है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी टीटीएम में 8% है, ठीक है। स्लो डाउन का टाइम है उसके हिसाब से, ठीक है। रिजर्व देख लो, रिजर्व कंपनी के पास 74,000 करोड़ के, और कर्जा ना के बराबर पीनट्स है 304 करोड़ का, कुछ भी नहीं है। कई बार वो टैक्सेस उसके चक्कर में थोड़ा बहुत ले लेती है कंपनी। इस क्या है ये 304 करोड़ क्या है इसका। कंपनी के एक क्वार्टर की सेल्स भी, अगर एक क्वार्टर का प्रॉफिट ही देख लो 5,000 करोड़ का एक क्वार्टर का प्रॉफिट है कंपनी का। ये देखो, ये कहाँ गया, ये रहा, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, सितंबर 24 दिसंबर 24, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 304 करोड़ का कर्जा क्या ही कर्जा है, ठीक है जी। अब कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा है, कैश रिच कंपनी है, 191 करोड़ फ्री कैश पड़ा हुआ है, 139 जो माइनस में था वो 191 करोड़ कैश रिच कंपनी है। ROE तो बढ़िया है कंपनी का 37%, बहुत बढ़िया ROE है। FIs के पास 40% माल है, DIs के पास 44% माल है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास नहीं है, और 15% माल पब्लिक के पास है, तो यानी 85% माल ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हाथों में है, ये भी ठीक है। अब एक इसी कंपनी की सेक्टर है, वो भी निफ्टी 50 का पार्ट है, HUL, हिंद यूनिलीवर, सबने नाम सुना होगा, मेरी फेवरेट कंपनी है। मैं इसमें ये एक रेंज में चलती है, 2,200 चलती है, वहाँ खरीद लेता हूँ, 2,800 3,000 आती है, वहाँ बेच लेता हूँ। अब देखो कंपनी का हाई 52 वीक का 3,035 है, और लो 2,170 है, अभी पीछे रिसेंट लगाया था, ठीक है। अब कंपनी का जो पी है 52.9 है, और प्राइस टू अर्निंग भी 52.9 है, यानी इंडस्ट्री का पी के बराबर है, तो कंपनी भी टॉप लीडर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये। प्लेज परसेंटेज 0,
डेब्ट टू इक्विटी 003, ये भी ना के बराबर। अच्छे फंडामेंटल है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत अच्छी रीच है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी है। इसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है, लोग सोचेंगे हिंदुस्तानी कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान में जाएगी तो पाकिस्तान यूनिलीवर होगी, और सिंगापुर में जाएगी तो सिंगापुर यूनिलीवर होगी, जापान में जाएगी तो जापान यूनिलीवर होगी, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये इसका एक ऐसा की पॉइंट है कि वहाँ के लोग ये समझते हैं मोस्टली यार ये तो हिंदुस्तान की कंपनी, जबकि हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये जिस देश में जाएगी उस देश का नाम लगाती आगे यूनिलीवर है, एक्चुअली में ये मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलीवर लिमिटेड है ये, ठीक है। HUL भी कहते हैं इसको यहाँ पे इंडिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो गाइस ये देखो, ये अपने हाई से अभी लो के आसपास गिरी हुई है, ये इसका लो के आसपास चलती रहती है। तो अभी ये जो आपको मिल रहा है ना, ये 3 मार्च 2024 के प्राइस में इसकी ले लेता हूँ, थोड़ा सा 5 साल का भाव ले लेता हूँ इसका, ठीक है। ठीक है, ये 24 में भी यही भाव पे चल रही थी, ठीक है। 22 में भी 2400 का भाव चल रहा था इसका, 2021 में भी 2400 का भाव चल रहा था। ये देखो 2021 में भी 2400 के आसपास का भाव चल रहा था, 2300 का भाव 2020 में भी यही भाव चल रहा था इसका। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि ये भी फेयर वैल्यू पे है, ये भी अभी आसपास, ठीक है, अपने लो के आसपास है ये भी। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 92.2%। स्टॉक इज ट्रेडिंग 10.8 टाइम इट्स बुक वैल्यू। असल में क्या है कि ये जो FMCG की कंपनियां होती है ना, ये एक ना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी की होती है कि अगर कोविड भी लग गया यार, आदमी खाना तो खाएगा ही ना, कुछ भी हो गया आदमी यार ये इनके प्रोडक्ट यूज करेगा। आदमी नहाना तो नहीं छोड़ सकता, आदमी खाना नहीं छोड़ सकता, आदमी क्रीम लगाना नहीं छोड़ सकता। तो ये जो कंपनियां हो गई ना, अब जैसे इसकी डाबर हो गई, P&G हो गई, कॉलगेट हो गई, आदमी कॉलगेट करना नहीं छोड़ सकता, ठीक है, जिलेट हो गया, तो ये सब चीजें आदमी नहीं छोड़ सकता। तो ये ना एक क्या होता है कि गिरते बाजार के अंदर सेफ बेट होती है, तो लोग इनके अंदर अपना पैसा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इनको हमेशा हाई पी भी मिलता है। तो अभी ये अपने पी से तो लो पे, जो इसका एवरेज पी चलता है ना, वो देख लेते हैं कितना चलता है। देखो ये देखो, ये इसका एवरेज पी है सबसे कम। देखो इसका ये 50 का पी मई 2024 में था, और यहाँ देखो, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसका एवरेज पी कितना होता है, कम से लोवेस्ट पी कितना होता है, प्राइस टू अर्निंग 11 मार्च 2024। नहीं तो ये देखो ना, ये 78 का पी, 69 का पी, 67 का पी, यानी ये हाई पी पे चलती है, अपने सबसे कम लोवेस्ट पी के आसपास चल रही है। अब ये आप इसको चेक कर लो, चाहे आप 10 साल में चेक कर लो आप, ये देखो 78 का पी, ठीक है, यानी ये अपने पी पे जाएगी, दोबारा जाएगी 75 का पी 2018 में। तो ये अभी लास्ट के काफी सालों की हम एवरेज लगाते हैं तो अपने लोवेस्ट पी के आसपास ही चल रही है कंपनी। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का रेगुलर बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट रेगुलर बढ़ रहा है। क्या दिक्कत है? तो ये जब कंपनियां इस तरह की हमें सस्ती मिले, तो कुछ कंपनियां हमें ग्रोथ वाली रखनी है, कुछ हमें डिविडेंड वाली रखनी है। और जो देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि पी कम से कम देखना है, लेकिन अब ये भी तो देखना है कि कौन सी कंपनी को कितना एवरेज पी मिलता है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को एवरेज पी इतना मिलता है, इंडस्ट्री का पी इतना है, तो जब बराबर मिल रहा है और लोवेस्ट पी पे मिल रही है तो हम ले सकते हैं इसको। अच्छी कंपनी, अच्छी बैट है। कोई क्वेश्चन हो अपना जरूर पूछना। और गाइस आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, व्यू तो आ रहे हैं, लाइक नहीं करते हो यार, मेरा हौसला अफजाई भी तो करो आप लोग यार। मैंने यूट्यूब से कुछ नहीं लेना देना यार, आप लोग हौसला अफजाई करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो यार मेरा दिल लगेगा। अभी मैंने आपको बहुत कुछ सिखाना है, ये वीडियो लंबी हो जाती है, टाइम की कमी है, मैं एक दिन में सारा कुछ नहीं सिखा सकता। आप जुड़े रहो, आपको एक से एक चीज सिखाऊंगा, ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, इन्वेस्टिंग भी सिखाऊंगा। मेरा दावा है आपका इस मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा और आज आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर जाओगे, गारंटी है मेरी इस चीज की, ठीक है। अगर सही से चलोगे, बस स्पेकुलेशन मत करना लाइफ में, कभी भी गैम्बलिंग मत करना। नेट कैश फ्लो इसका भी अच्छा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 61.90 प्रमोटर के पास है, एफआईज के पास 11.5%, डीआईज के पास 14.5%, पब्लिक पे 11%।
देखो किसी किसी में आप सर्च करना, जो छोटी मोटी कंपनियां होगी ना उसमें पब्लिक के पास माल बड़ा होता है 40%, 50%, 70%, वो कंपनियां नहीं चलेंगी भाई साहब। जिसमें पब्लिक की होल्डिंग कम होगी वही कंपनियां चलेगी जो वैल्यू पे होगी। ओवर वैल्यूड नहीं लेना शेयर। मैंने आपके सारे की मैटर्स खत्म कर दिए। गिरते हुए मार्केट में किस पर नजर रखें? जो अच्छी फंडामेंटल की कंपनियां उन पे नजर रखें, ठीक है। स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए? अच्छे फंडामेंटल वाले बाय करना चाहिए, चेक कर लीजिए। डिविडेंड वाले बाय करने चाहिए जिनमें डिविडेंड यील्ड अच्छी हो। अभी मार्केट के अंदर ऐसे टाइम हो जाएगा, और भी स्टॉक है, मैं एक सीरीज वो भी शुरू करूंगा, उस सीरीज का नाम रखेंगे कुछ डरो ना करके, कि जैसे गिरती हुई मार्केट में कौन कौन से अच्छे पोर्टफोलियो में रखें। जैसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए इस तरह के स्टॉक रखने चाहिए जिनमें हाई ग्रोथ भी हो, जिनमें डिविडेंड भी मिलता रहे, जो वैल्यू पे भी हो, और उनके अंदर बीच बीच में ऐसे हम प्रॉफिट बुक भी करते रहे, और फिर नीचे सस्ते खरीदते रहे, अलग खरीदते रहे, कुछ खरीदते रहे, कुछ बेचते रहे। ETF वगैरह तो आप खरीद के रखोगे, वो रेगुलर खरीदोगे लॉन्ग टर्म के लिए। ये कंपनियां क्या है, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, फिर ऊपर बेचो नीचे खरीदो, फिर ऊपर बेचो फिर नीचे खरीदो, अदला बदली करते रहो। तो ऐसे रिटर्न 50 से लेके 100% तक की एक साल में कमा सकते हैं अगर आप सही से एक्टिवली काम करोगे तो। कौन से स्टॉक सबसे पहले भागते हैं? यही जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, यही सबसे पहले भागती हैं। गिरती सबसे लेट है, भागती सबसे पहले है। थोड़ी सी अच्छी न्यूज आएंगी, ये सबसे पहले भागेंगी। अच्छे फंडामेंटल, इनमें पैसा सबसे ज्यादा फ्लो आता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया फंडामेंटल कंपनी सर्च करें, कैसे करें सिखा दिया आपको। मार्केट में सबसे पहले कौन से स्टॉक गिरते हैं? कौन से गिरते हैं? मिड कैप, स्मॉल कैप, भंडार कैप, ओवर वैल्यूड, ये स्टॉक सबसे पहले गिरते हैं। और इनको उठना बड़ा भारी होता है, उसके लिए फुल जबरदस्त बुल मार्केट चाहिए होती है। जब कचरा भी भागता हो तब वो भागते हैं। कौन सा सबसे बाद में गिरते हैं? लार्ज कैप सबसे बाद में गिरते हैं। जब बहुत ही ज्यादा, जैसे कोविड जैसी स्थिति हो जाए, लेमन क्राइसिस हो जाए, हर्षद मेहता हो जाए, आपका वो हो गया था 9/11 हो गया था लादेन वाला, इस तरह का कोई क्राइसिस आए ना, कोई बहुत जबरदस्त कोई बुरा हो जाए कुछ, तब ये सबसे लास्ट में गिरते हैं। जो हैवी वेटेज के ये स्टॉक होते हैं, निफ्टी 50 के होते हैं, ये सबसे बाद में गिरते हैं और कम गिरते हैं, ठीक है। कौन सा स्टॉक सबसे पहले भागते हैं बता दिया, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बता दिया। कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो मुझे कमेंट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को मैंने दे रखा है, आप चाहो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है क्या ना, नोट कर लो दोबारा से, मैं वैसे इसमें पिन कर दूंगा। व्हाट्सअप पे मुझे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको मैं या मेरी टीम जरूर रिप्लाई देगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8571902827। समझ गए?